Okay, so welcome back once again, my dear student of Standard 8. And today we will do chapter number 9, our economic system, and this is the Q&A session. Means हम लोग exercises के question answer solve करेंगे. Okay, so economic system we already study about the primary sector, secondary sector. We are also seen the service sector, ownership के point of view से private ownership, पब्लिक जो गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट वेंचर, ये सब कुछ हमने स्टडी किया था. ओके, सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. सो starting with a very small, sweet, cute type of answers are there, and well, the question is answer the following question in short. Okay, so very short and sweet question answer are there. Which economic activity are included in the primary sector? So आपको वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं. ओके, सो योर आंसर इज फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एक्सेट्रा. बाकी सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर. ओके, सो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है? फॉरेस्ट आते हैं. वेल, जो चीज़ें हमको रॉ फॉर्म में बिल्कुल जो हम लोग नेचर से डायरेक्टली ले लेते हैं उसे हम लोग रॉ फॉर्म कहेंगे. एंड फॉरेस्ट से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है. ऑफकोर्स एग्रीकल्चर भी हम लोग खेती करते हैं. एनिमल्स को पालते हैं. एनिमल्स को हम लोग क्यों पालते हैं? एनिमल्स को उनके मिल्क के लिए पालेंगे, या फिर आइदर उनको मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी होती है, समथिंग लाइक डैट. एंड इवन कुछ लोग फिर जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं, वो क्यों पालते हैं. ठीक है. फिशरीज, मछलियों को तो नॉर्मली फिशिंग इंडस्ट्री के लिए ही पाला जाता है. एंड सो ये सारी जो मैंने एक्टिविटी पढ़ी हैं ये ऑल आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर. मूविंग टूवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन. वेल, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द टेरिटरी सर्विस सेक्टर? ओके, सो सर्विस सेक्टर में क्या क्या एक्टिविटी आती है? आपको ऊपर प्राइमरी सेक्टर पूछा गया था, अभी आपको सेकेंडरी या नॉट सेकेंडरी, टेरिटरी, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, वो पूछा गया है. नाउ लिसन. बिजनेस, कॉमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिट कमाने का एक मोटिव होता है. जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो फिर सेकेंडरी का पार्ट बन जाता है. बट बिजनेस में क्या होता है यूजुअली यहाँ पे सर्विस सेक्टर में, कि आपने एक सामान परचेज किया और आपने उसको हायर प्राइस पे बेच दिया. ठीक है. नाउ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आपको एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, डेट स्कॉलर ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल सर्विसेज, इसमें ये सब आ जाता है. एयर एंड सी रूट, ओके, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स भी इसमें आ गया है, सी रूट्स भी. एजुकेशन, कोचिंग क्लासेस भी होती है, डेट इज कवर अंडर द सर्विस सेक्टर. हेल्थ, आप लोग जिम में जाते हो, योगासन की क्लासेस में जाते हो, तो वो सब हेल्थ केयर में आ जाता है. एंड बैंकिंग, बैंकिंग ऑफकोर्स सर्विस सेक्टर में आता है. इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी भी ऑल्सो कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर. ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, आपकी जो ट्रैवल एजेंसीज होती है, आपकी जो थिएटर्स मूवीज़ होती है, ये सब एंटरटेनमेंट में आता है. कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द सर्विस सेक्टर. आई होप पहले दो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, बहुत ईजी थे. लेट अस मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन. ओके, so you can see the third question is, this is something आजा भाई नीचे आजा. ओके, डन. सो गिव few example of the cooperative sector. कोऑपरेटिव सेक्टर के आपको एग्जांपल देने हैं. ओके, सो लेट अस गिव फ्यू. मीन्स इन लोगों ने 3 एग्जांपल्स दिए हैं. कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट्स, नंबर 1, जिसको हम लोग मैं बिल्कुल लास्ट में जा रहा हूँ, ग्रोफेड. ओके, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर्स. ओके, सो फेडरेशन, सो उसका GROFED शॉर्ट फॉर्म है, बट कैसे फॉर्म है वो मैं समझ नहीं पाया हूँ आज तक. ओके, FED लास्ट में फेडरेशन के लिए होगा. GRO, तो गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल, तो मे भी गुजरात कोऑपरेटिव के लिए उन लोगों ने GR यूज़ किया होगा, और ऑयल सीड ग्रोवर्स के लिए उन्होंने O यूज़ किया होगा. एनी हाउ, नंबर 2, इसमें GUJ, फिर COM और SOL,
तो GUJ स्टैंड्स फॉर गुजरात स्टेट, CO फिर कोऑपरेटिव, MA मीन्स फॉर मार्केटिंग, SO मीन्स फॉर सोसाइटी, L फॉर लिमिटेड, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको देख के मैं कंफ्यूज और हो गया हूँ। ओके, एनी हाउ द डेयरी इज रन बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो देखो इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, N स्टैंड्स फॉर नेशनल, D फॉर डेयरी डेवलपमेंट, एंड B इज फॉर बोर्ड। ओके students, you have to remember this. Anyhow, first 2 points बहुत dangerous थे, but you have to deal with it. दूध सागर डेयरी, अमूल डेयरी, सिंपल। तुम लोग इतनी कथा लिखने से अच्छा अमूल डेयरी लिख देते तो कोई प्रॉब्लम होती। एनी हाउ, अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी शुगर फैक्ट्रीज आर रन ऑन गवर्नमेंट स्टैंडर्ड। सो वहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं एंड फिर ये कैरी ऑन करते हैं। Okay, so let us move toward the fourth question. Now, what steps have been taken by the government to increase agriculture production? Friends, now here you have to be very cautious. ये आंसर इन शॉर्ट है, तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स के या 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बस मैंने जितना आंसर प्रोवाइड किया इतना ही लिखना है। Now listen. The following steps have been taken by the government to increase the agriculture production. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने फार्मर्स को ये फैसिलिटीज़ दी हैं। नंबर 1, लैंडिंग सब्सिडाइज लोन टू द फार्मर, एंड फार्मर्स को लोन दो लेकिन थोड़ा मार्केट रेट से थोड़ा कम प्राइस में। प्रोवाइड हाईटेक असिस्टेंट टू द फार्मर, यानी उनको जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको उनसे डील करो और उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट दो, उनको नई नई टेक्नोलॉजी उनको मतलब सिखाओ इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे आप अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। सी, यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर मॉडर्न टूल्स इन फार्मिंग, फार्मिंग्स के अंदर जो नया नया इन्वेंशन हो रहा है, नए नए टूल्स आ रहे हैं, वो उनको इस्तेमाल करो ताकि उनका लेबर कम हो और उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए। सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 3 पॉइंट्स, 3 मार्क्स, तो आपको 2 पॉइंट और बढ़ा देने हैं। एनी अगर आपको मैं 4 या 5 मार्क का पूछता हूँ तो आपको 8 to 10 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ओके, गो थ्रू योर रेफरेंस बुक, आपको ऐसे पॉइंट्स इजीली मिल भी जाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5 and 6 which are very short and sweet once again. Now, which year onward did India promote the policy of liberalization? तो liberalization इंडिया ने कब से शुरू किया, कौन से साल से? So India promoted the policy of liberalization from 1991 AD या CE, कुछ भी लिख सकते हो आप, onwards। तो 1991 के बाद ही हमारी कंट्री ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, LPG आपको स्टैंडर्ड 10th में भी आएगा। ओके, सो थोड़ा केयरफुल रहना, मतलब केयरफुल क्या रहना, समझ तो यहाँ पे लिया ही है, वहाँ पे बस एक बार थोड़ा और रिवाइज कर लेंगे और हो गया, और एग्जाम में आ गया तो बल्ले बल्ले। ठीक है, आप लोग 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम का पेपर भी चेक करना, LPG से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत खुश हो जाओगे। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ओके, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द वर्ल्ड बिकमिंग वन और कंट्री कमिंग क्लोजर टू वन अनदर। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, दुनिया के जो अलग अलग कंट्री होते हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन ट्रेड विद वन अनदर कंट्री इजीली। एक देश दूसरे देश से बहुत इजीली ट्रेड कर पाता है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन फिनिश हो जाते हैं। Now it's time for 3 brief question answer. Okay, now we are going to see only 3 answer in detail. Well, talking about answer in detail, there are 3 questions. This is answer number 1, this is answer number 2, and this is answer number 3. Okay, so first and the very basic question, well, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल आपको 10th में तो आएगा ही। इफ़ यू टेक इकोनॉमिक्स मे बी कॉमर्स, अब तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही तो आपको शायद आपको अगर इकोनॉमिक्स लेनी पड़ गई तो आपको ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का डिफरेंस वहाँ पर भी आएगा, वहाँ पर तो 14-15 पॉइंट्स होंगे, बट हम लोगों ने भी थोड़े कम ही रखे हैं। एंड प्राइवेट में और पब्लिक
जो बिजनेसेस होते हैं, जो मतलब एजेंसी होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पर आपको उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर मैंने डिवाइड किया हुआ है। सो पहले हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ ओन बाय द प्राइवेट ओनर और एंटरप्रेन्योर। देखो ये मुझे इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए पसंद नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर मतलब हम लोग इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, एंटरप्रेन्योर, है ना, हद हो गया नहीं। अभी कोई मेरे को बोलेंगे कि भी मेरा नाम संदीप है, SANDWP, अब इसको कोई प्रोनाउंस करेगा ऑनदीप, भाई तो एस का है, बोला एस साइलेंट है, बोला ऐसे कैसे साइलेंट है कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है ये कैसी लैंग्वेज है ना। एंटरप्रेन्योर को हम लोग एंटरप्रेन्योर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे भाई, तो ओ लगाओ ना सीधा बट एनी हाउ यू हैव टू बी केयरफुल है। इंग्लिश के टीचर को पूछना ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। एनी हाउ मैं खुद जब लेक्चर खत्म होने के बाद जाऊँगा। इट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा देखी जाती है। गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज कमिटेड टूवर्ड द वर्क। आई एम रीडिंग द सेकंड पॉइंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो जो मैनेजमेंट होती है ना प्राइवेट सेक्टर की, वो अपने काम के लिए बहुत फोकस होती है। आप लोग देखना कि जो गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। उनको पता है कि अगर हम लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमको जॉब से निकाला जा सकता है, इन इवन शायद कोई दूसरा स्कूल जॉब दे या ना दे। लेकिन जो गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं उनको पता है यार पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, सैलरी तो टाइम पे मिल रही है, क्या करना, आराम से एंजॉय करते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब ये तो कलयुग है, जो मेहनत कर रहा है बेचारा उसको कुछ मिल नहीं रहा है और बाकी सब ठाट बाट कर रहे हैं। एनी हाउ, सो पॉइंट नंबर 2 फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, मैनेजमेंट इज नॉट वेरी कमिटेड टूवर्ड द वर्क। ओके, देखो अभी बताया था ना मैंने कि वो लोग उनका एटीट्यूड क्या होता है, अरे हम बोलेंगे सर ये हमारा इतना वर्क है, हाँ तो ठीक है हो जाएगा 2021 से पहले तो 10-15 मिनट ही लगेगी यार, फिनिश करो और आगे को फ्री करो। तो ये जो एटीट्यूड है ना ये बहुत गलत है। मैनेजमेंट इज नॉट वेरी कमिटेड टूवर्ड द वर्क। इनका मतलब काम के प्रति कोई समर्पण एटीट्यूड तो होता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3 प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। इट मे और मे नॉट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल। आपको प्राइवेट सेक्टर जो होता है ना उसमें मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम लोग कैपिटल कहेंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती भी है कभी कभी और नहीं भी होती है। ओके, से फॉर एग्जांपल मुझे नॉर्मल एक शॉप खोलनी है कपड़ों की, तो आई थिंक थोड़े कम पैसे लगेंगे। लेकिन अगर मुझे बहुत बड़ा ग्रैंड शोरूम खोलना है या फिर कोई मॉल खोलना है तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्राइवेट सेक्टर में कम पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे लगते भी हैं और नहीं भी लगते। नाउ पॉइंट नंबर 3 इन पब्लिक सेक्टर, इट रिक्वायर वेरी ह्यूज कैपिटल। ठीक है, जबकि पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 4, अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की, जो इसका एग्जांपल है टिस्को, टाटा इंडस्ट्रीज स्टील कॉरपोरेशन, समथिंग लाइक दैट। वाडीलाल, है ना, आइसक्रीम वाडीलाल की बहुत बढ़िया आती है, मज़ा आ जाता है। ग्रोसरी शॉप, ओके, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। ग्रोसरी शॉप ओनर्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द प्राइवेट सेक्टर। नाउ टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर, भेल, भारत हेवी इंडस्ट्रियल लिमिटेड, स्टील की है शायद। ONGC जो गैस और यूजुअली ऑयल में डील करता है, एक्सेट्रा द पब्लिक सेक्टर यूनिट। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग बात करेंगे वाई डिड द गवर्नमेंट इंक्लाइन टूवर्ड प्राइवेटाइजेशन। मैं अपनी बेसिक आवाज़ पे वापस आ जाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन में क्यों जा रही है। मैं पहले सिंपल एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ तो आपको इजीली थोड़ा फिर समझाने में इजी हो जाएगा। ये मैं नॉर्मली बोलता भी रहता हूँ, मैंने चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि पहले हमारे यहाँ पर जो बिल आता था ना वो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आता था, और मतलब अगर लाइट गई तो फ़ोन कर दो, पहली बात तो फ़ोन उठाते ही नहीं थे। दूसरा, अगर आपके कुछ वायर में कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया है तो 3-4 दिन बाद वो काम होते थे।
बट फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट थी वो टोरेंट पावर को बेच दी। मीन्स गवर्नमेंट के सारे गवर्नमेंट ने अपने आप को वहाँ से विड्रॉन कर लिया। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट अपने काम में फोकस कर सकती है, गवर्नमेंट अपने टैक्स कलेक्शन के काम में फोकस कर सकती है, गवर्नमेंट अपने जो बहुत सारे वर्क्स हैं उसको रहेगी। अब गवर्नमेंट को अब एक जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस टोरेंट पावर से उनको हर साल या कुछ महीने महीने उनको टैक्सेस मिलते रहेंगे, उसमें गवर्नमेंट खुश है ना। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? गवर्नमेंट ने हाल में भी जो स्टेशन हैं वो प्राइवेट कंपनियों को देने स्टार्ट कर दिए हैं। मैं ऐसे एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ कि अहमदाबाद का जो पूरा जो स्टेशन है ना वो अदानी वाले डेवलप करेंगे। मीन्स वहाँ पे जो सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी, वहाँ पे जो स्टॉल्स खोले जाएंगे, वो सब अदानी मैनेज करेगा। से फॉर एग्जांपल बड़ौदा का जो रेलवे स्टेशन है वो रिलायंस कंपनी मैनेज करेगी, है ना। सूरत का जो टाटा कंपनी मैनेज करेगी। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से मतलब क्या किया है कि सीधा प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया है। हाँ, रेलवे तो वो लोग भी नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, बट मे बी फ्यूचर वो लोग कर भी दें। ओके, तो इस टाइप की जो होता है कि गवर्नमेंट क्यों प्राइवेटाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इस आंसर को पढ़ के हमको वो मतलब ज्ञान मिलेगा कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है। सो पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस मैनी वेंचर्स लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट वे स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट आज़ादी के बाद जब इंडिपेंडेंस हुआ तो सारी की सारी कंपनियां गवर्नमेंट ही रूल करती थी, गवर्नमेंट ही चलाती थी, गवर्नमेंट ही मैनेज करती थी। अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? पॉइंट नंबर 2 हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज वेंचर्स मेड लेस प्रॉफिट एंड इनकर्ड लॉस। अभी जितनी भी कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, एक तो ये ठीक से काम कर नहीं रही थी। अभी आपको मैंने बताया ना कि लोग वहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एटीट्यूड कैसा होता है। प्लस इन कंपनियों को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था जितना उनको चाहिए, और कहीं कहीं पे तो लॉस होना शुरू हो गया था। अब एक बात बताओ, लॉस मेकिंग कंपनी कोई कब तक चलाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो उन लोगों को फिर सेल करना शुरू करना पड़ा। नाउ मैनी पब्लिक वेंचर्स हैड टू बी क्लोज डाउन फॉर दिस रीजन। नहीं तो प्रॉफिट नहीं आ रहा है, दूसरा ऊपर से लॉस हो रहा है, तो बहुत सारी जो पब्लिक कंपनियां थी ना वो क्या हो गई, बंद हो गई, है ना, गई भैंस पानी में, और बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई इसमें। नाउ पॉइंट नंबर 4, दिस लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमिक सिस्टम। और इससे फिर हमारी इकोनॉमिक सिस्टम पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे कंट्री का जो जीडीपी है, जो मतलब बताता है कि हमारा कंट्री क्या प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगा। तो ये सही बात नहीं है ना, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर 4, दिस लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑफ ऑन आवर इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी बहुत ख़राब हो गया है। क्यों? लोगों के पास जॉब नहीं है और जो प्रॉफिट होना चाहिए वो देश को हो नहीं रहा है। नंबर 5, द वर्कर बिकम यूनाइटेड बट द इंडस्ट्रियल सफर अ बिग लॉसेस। सारे वर्कर्स एक हो गए, यूनिटी हो गई है, लेकिन काम नहीं हो रहा है ना, मेन बात तो वही है, और लॉसेस बहुत ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 6, ऑन द अदर साइड द एम्फोसिस इज ऑन द क्वालिटी इंक्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा पूरी दुनिया में क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो काम ही नहीं हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। क्वालिटी की बात तो बाद में करेंगे। पॉइंट नंबर 7, द प्राइवेट सेक्टर स्टार्टेड मेकिंग मोर प्रॉफिट। जबकि जो इंडिया में जो प्राइवेट कंपनियां चल रही थी वो प्रॉफिट कमा रही हैं, तो फिर कंपनी को लगा कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर ऊपर से इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। सो ऑल दिस सर्कमस्टेंसेज मोटिवेटेड प्राइवेटाइजेशन। तो ये जितनी परिस्थितियां बन रही थी ये ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को मतलब फोर्स कर रही थी कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाओ। ओके, अभी आप देखो टोरेंट पावर में जैसे ही लाइट जाती है ना, फ़ोन करके बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे लाइट गई है, तो वो लोग बोलते हैं कि सर हमने इंजीनियर्स को भेज दिया, और इंजीनियर सच में आते भी हैं, और वो बोलते हैं कि सर 2 आवर्स मैक्सिमम काम हो जाएगा, और 2 आवर्स नहीं होते हैं, आई थिंक 1.5 आवर में ही लाइट आ जाती है। तो वो लोग जो बोलते हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं बराबर, जो वो नहीं बोलते हैं तो कभी कभी लाइट भी काट देते हैं। एनी हाउ, राउडी राठौड़ का डायलॉग था, जस्ट वाई। सो मीन्स कोई प्रॉब्लम है तो वो जेन्युइनली उसको सॉल्व करते हैं। आपको बोलते हैं कि भाई हमारे घर का मीटर थोड़ा डैमेज हो गया है, उसको आके आप चेंज कर दो, तो तुरंत आके चेंज भी कर देते हैं। और आपको बोलते हैं कि भाई आज कल तक आ जाएंगे, तो आ ही जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल मत भरो तो पैसे लाइट काटने भी आ जाते हैं टाइम पे।
Anyhow, point number 9, गवर्नमेंट स्टार्टेड शोइंग एन इंक्लिनेशन टूवर्ड द प्राइवेट सेक्टर। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट का झुकाव भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ हुआ। द जॉइंट सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। फिर कहीं कहीं पे गवर्नमेंट एकदम से पूरा प्राइवेटाइजेशन तो नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे जॉइंट सेक्टर करना शुरू किया। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जॉइंट सेक्टर कर रही है रेलवे में। ओके, सो दिस इज योर आंसर नंबर 2 कि गवर्नमेंट काहे प्राइवेटाइजेशन के प्रति आकर्षित हो रही है। ठीक है, क्यों प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट की कंपनियों को प्राइवेट करने पे तुली हुई है। ओके, नाउ ये सेम आंसर मैंने टेक्स्ट बुक में से कॉपी पेस्ट किया है ना। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में ये टॉपिक डिस्कस किया गया है। अगेन मैं यहाँ पे डिस्कस ही करूँगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर द रीडर। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से मतलब फॉरेन की कंट्रीज हमारे कंट्री में आके बिजनेस शुरू कर सकती है। इवन हमारे देश की कंपनियां भी दूसरे कंट्री में जाके बिजनेसेस डाल सकती हैं, बिजनेसेस बिगिन कर सकती है, शुरू कर सकती हैं। तो इससे क्या होता है, मान लो कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आई तो उनको जॉब पे किसको रखेंगे, इंडिया के लोगों को ही रखेंगे। तो इससे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है और एक तरह से उनको टेक्नोलॉजी का ही बेनिफिट मिलता है। और जबकि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ईमेल ये सब आ गया है तो एक तरह से ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होने लगी हैं और इससे कंट्री का डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है और ये बात अच्छी भी है। मल्टी नेशनल कंपनी जो होती है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की मतलब उनका मेन कंट्री होता है, फिर दूसरे कंट्री में जाते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और अल्टीमेटली उस देश को ही बेनिफिट होता है। जैसे कि फोर्ड कंपनी है, उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में डाला तो इंडिया को उससे जीएसटी मिलता है। इवन टाटा कंपनी मोटर जो है वो दूसरे कंट्री में जाके भी अपना बिजनेस शुरू करती है, जैसे कि एशियन पेंट हो गया, पार्ले हो गया एंड ऑल डेट, है ना। एंड लास्ट में सबसे अच्छी बात इसमें अल्टीमेट बेनिफिट किसको होता है, कस्टमर को होता है। क्यों, क्योंकि कस्टमर्स को बहुत अच्छा गुड्स मिलता है, लो प्राइस में मिलता है। और पर ऐसा नहीं है कि सारे इसके एडवांटेज हैं। इफेक्ट में आपको अच्छी बातें लिखनी है तो बुरी बातें भी लिखनी है। फॉर एग्जांपल चाइना इंडिया में आया बराबर, एंड इंडिया में उसने टॉयज़ बेचने शुरू किए। इंडियन मार्केट्स में 70 to 80% जो सामान बिकता है वो चाइनीज़ टॉयज़ का ही है। एंड से प्रॉब्लम क्या हुई, जो इंडिया के जो मतलब लोग थे, वो जो लोग टॉयज़ बनाते थे, अब उनका मार्केट बहुत डाउन हो गया। अब उनको प्राइजेस कम करनी पड़ रही है और उनको इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा है, इवन वो लोग लॉस में जा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ अच्छे इम्पैक्ट भी होते हैं, कुछ बुरे इम्पैक्ट भी होते हैं। वेल एनी हाउ, बट इंडिया के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना क्वालिटी बढ़ाएं एंड आगे जाके अपने देश के लिए कुछ करें। सो ओके, सो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8, दिस इज योर चैप्टर नंबर 9. Chapter number 9 is over, and now we will going to start in our next session chapter number 10 also. Okay, so you guys are amazing as always. Thanks for listening and bye everyone.